हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। अभी लास्ट में अपन ने केस बुक वाला चैप्टर पढ़ा था। एक बिजनेसमैन जो बैंक ट्रांजेक्शन रखता है वो बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन अपनी केस बुक में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इनकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन बताने से पहले कुछ एक चीजें मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं कि आपने जो केस बुक मेंटेन की थी, इस केस बुक के अंदर आपने दो कॉलम, एक तो केस का और एक बैंक का। इस साइड में भी केस और बैंक, दो कॉलम बनाए थे। ठीक है, केस बुक के केस कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको मैं हटा दूं तो केवल एक बैंक कॉलम बचता है। तो जो भी अपन बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या बैंक से अपन विड्रॉल करते हैं, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक बिजनेसमैन या एक अकाउंटेंट कहां पे रिकॉर्ड करता है? बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करता है। जैसे आपका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी के 50,000 रुपए आपके बैंक में थे। जैसे ही आपने बैंक में कोई 10,000 का चेक डिपॉजिट करवाया, चेक को मैं चेक के नाम से लिख रहा हूं एक बार। ठीक है, 10,000 का चेक डिपॉजिट करवाया या किसी को चेक से पेमेंट किया, मान लो हरी को किया तो भाई हरी 6,000 का हमने पेमेंट कर दिया। कोई हमने परचेज की थी, पेमेंट चेक से किया तो भाई परचेज 10,000 की हमने परचेज कर ली। ठीक है, कोई गुड्स सोल्ड किया था और वो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया टू सेल्स, 15,000 की हमने सेल कर दी। तो ये जो हमारा बैलेंस आ रहा है, डिफरेंस बाय बैलेंस शीट, टोटल 75 माइनस तो 69 है, 59,000 टोटल 75। कहने का मतलब कि हम जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं वो एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है फर्स्ट केस बुक के अंदर। ये एक जगह और भी रिकॉर्ड होता है और वो कहां पर होता है? पासबुक में। पासबुक को आपने अगर घर पे पासबुक देखी हो तो आपको याद होगा, इस टाइप से इसका फॉर्मेट रहता है। जैसे कि आपके यहाँ पे डेट या आपके ट्रांजेक्शन आ जाता है, डिपॉजिट, विड्रॉल और बैलेंस। ये डेट आ गई यहाँ पे ट्रांजेक्शन या पर्टिकुलर लिख दूं मैं, और यहाँ पे अगर डिपॉजिट करवाया, विड्रॉ किया है और बाकी का जो बच गया वो बैलेंस। यही ट्रांजेक्शन अगर पासबुक में रिकॉर्ड होंगे तो सबसे पहले बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा क्रेडिट बैलेंस 50,000। ओपनिंग बैलेंस आपका कितना था? क्रेडिट बैलेंस 50,000। जैसे आपने 10,000 डिपॉजिट करवाया तो डिपॉजिट वाले कॉलम में यहाँ पे लिखे हुए होंगे। इसके बाद में आपका क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया? 60,000। इसके बाद में आपने 6,000 विड्रॉल किए तो 6,000 विड्रॉ, तो क्रेडिट बैलेंस आपका कितना हो गया? 54,000। ठीक है, इसके बाद में जैसे आपने 15,000 और सैलरी डिपॉजिट करवाए तो आपके यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कितना शो हो जाएगा? 69,000। इसके बाद में जैसे 10,000 आपने विड्रॉल किए तो आपका क्रेडिट बैलेंस कितना हो जाएगा? 59,000। ठीक है, तो हमने एक चीज नोट की कि केस बुक का जो हमारा बैलेंस निकल के आ रहा है वो इक्वल होता है जो बैंक बैलेंस निकल के, यानी कि एक ही चीज को दो जगह रिकॉर्ड हो रहा है तो डेफिनेटली सेम ही होना है। एक ही क्वेश्चन अगर मैं दो स्टूडेंट को देता हूं और दोनों अगर सही करते हैं तो दोनों के आंसर मैच होंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह आई कि कभी कभार केस बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। एकदम प्रैक्टिकल डेफिनेशन बता रहा हूं। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? एकदम प्रैक्टिकल डेफिनेशन। ठीक है, कि केस बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जो है वो इक्वल आना चाहिए, लेकिन कभी कभार ये बैलेंस इक्वल नहीं आता। इस बैलेंस में जिस दिन डिफरेंस आ जाता है कि हमारे हिसाब से तो 59,000 होने चाहिए, बैंक में अगर मान लो कि कोई एंट्री मिसिंग हो गई
ये वाली, ठीक है, 10,000 आपने विड्रॉल किए ही नहीं, या ये वाली एंट्री मिसिंग हो गई कि आपने 10,000 डिपॉजिट किए ही नहीं, तो आपके पासबुक के बैलेंस में और केस बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा। इस डिफरेंस को दूर करने के लिए फिर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको अपन नाम देते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर हो गया होगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? जब केस बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है, इस डिफरेंस को अपन दूर करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको सही करने के लिए, इन चीजों को वापस एकदम सुधारने के लिए अपन जो एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उस स्टेटमेंट को हमने नाम दिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये बनाया कैसे जाएगा? तो रियल लाइफ में तो जो अकाउंटेंट या सीए होता है वो केस बुक और पासबुक को मैच करता है, दोनों को एक जगह रखता है, दोनों को मैच करता है कि कौन सी एंट्री कहां से मिसिंग है, ठीक है, और उसके बाद में उसका रेक्टिफिकेशन करता है। आपके रेक्टिफिकेशन की मिसिंग कहां पर है वो सारे ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए होंगे और फिर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो अपने ज्यादा उतना बर्डन वाला वर्क नहीं है। ये कब बनाया जाता है? तो ये हर महीने बनाया जा सकता है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस अगर आ ही नहीं रहा, मान लो कि इस महीने के मेरे केस बुक का बैलेंस 59 था, पासबुक में मेरे 59 है, कोई डिफरेंस आया ही नहीं आया तो फिर अपने मैच किएंगे। ठीक है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो जिस महीने भी डिफरेंस आ जाता है तो उस महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए। कौन बनाता है? बैंक कभी भी नहीं बना के देगी। बैंक ये बोलेगी कि हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। बैंक के जो वर्क होते हैं वो डायरेक्ट उसी टाइम हो जाता है। जैसे कि आप जैसे डिपॉजिट करवाते हो, डिपॉजिट करते हो आपको स्लिप दे देती है, चेक का मैसेज डाल देती है, ठीक है, विड्रॉल के मैसेज डाल देती है, डिपॉजिट के मैसेज डाल देती है। बैंक बोलती है कि नहीं, हमारी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, अगर मिस्टेक है तो आप देखो। ठीक है, तो बैंक आपको पासबुक में एंट्री करके दे देती है या फिर बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे देती है। जो भी आपके ट्रांजेक्शन है ना, उन ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट निकाल के दे देती है, कितने टाइम का आपको चाहिए, पूरे महीने का या पूरे साल का। बैंक कंप्लीट हिसाब दे देगी आप। एक हिसाब आपने केस बुक में मेंटेन कर रखा है, तो अब इसको मेंटेन कौन करेगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को मेंटेन करेगा आपका अकाउंट, जो भी आपके अकाउंट संभाल रहा है। ठीक है, जो भी आपके सीए बैठा है या अकाउंटेंट है, तो वो आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेगा। ठीक है, क्लियर है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? केस बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना तो लेंगे, ये डिफरेंस कब कब आता है ये भी देखें। केस बुक और पासबुक में डिफरेंस कब कब आता है? हम इतना पूरा कंप्लीट ध्यान रखते हैं, बैंक भी आपके लगभग गलतियां करती नहीं है, तो फिर कौन कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं जब यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ जाए? तो फर्स्ट है कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक but not yet credit by bank। देखो समझना ध्यान से, ये मैं यहाँ पे केस बुक बना देता हूँ आपकी छोटी सी, ये आपकी पासबुक बना देता हूँ। केस बुक में बैलेंस 10,000 रुपया था, बैलेंस बीडी, पासबुक बोल रहे हैं आपका बैलेंस 10,000 था। ये डिपॉजिट विड्रॉल का बैलेंस छोटा सा, इसी तरीके से थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट लाइन है कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक बैंक में जमा करवाया बट नॉट येट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ यानी कि बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। देखो जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मेरा अकाउंट जो है वो नागौर में है, नागौर की कोई बैंक है SBI बैंक, इसमें मेरा अकाउंट है। ठीक है, अब मान लो कि या किशनगढ़ का ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, किशनगढ़ में ICICI में है
इस बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है। मैंने एक चेक डिपॉजिट कैसे होता है पता है आपको, जो अकाउंट पे ही चेक होता है, सेल्फ का हाथों हाथ ही पैसे मिल जाते हैं। अकाउंट पे ही चेक में एक आपको स्लिप भरनी पड़ती है चेक के साथ। उस स्लिप में आपके अकाउंट नंबर, आपका नेम वगैरह, मोबाइल नंबर फिल करके उसको बॉक्स में डालते हैं। इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। जैसे ही मान लो कि मुझे ये चेक मिला, किससे था, मुझे ये चेक मिला था राजन से। इसका अकाउंट कौन सी बैंक में है, IDBI में। और ये कहां की बैंक है, ये आपके मान लो इस साइड में जयपुर की बैंक है, जयपुर ब्रांच, ठीक है। अब ये चेक मुझे मिला अकाउंट में, पैसे कौन सी बैंक में, मेरे अकाउंट में ICICI में डिपॉजिट होना है। मैंने चेक जैसे ही डाला तो बैंक का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि बैंक इस चेक को वेरीफाई करने के लिए क्या करेगी, वापस एक बार IDBI बैंक में भेज देगी। वहां से पैसा विड्रॉल होगा और ICICI बैंक के अंदर ट्रांसफर होगा, फिर मेरे अकाउंट के अंदर आएगा। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो चेक डिपॉजिट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। और या फिर ये हो सकता है जैसे कि कोई साइन के अंदर मिस्टेक हो अगले की, तो चेक कंप्लीट वेरीफाई नहीं हुआ तो चेक वापस आ जाता है, ठीक है। तो मैंने 28 तारीख को 28 दिसंबर को मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया। अब चेक डिपॉजिट होने में मान लो कि टाइम लग गया, 7-8 दिन 10 दिन लग गए, ठीक है। और 31 दिसंबर को मैंने देखा तो मेरी केस बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा था, अपने आप ही नहीं होगा। कैसे, चेक जैसे ही अपन बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, आज अगर मैं चेक बैंक में डिपॉजिट करवाता हूं तो मैं तो आज ही एंट्री करूंगा। 2000 रुपए का चेक था, तो मेरे हिसाब से बैंक में बैलेंस कितना होना चाहिए, 12,000। लेकिन बैंक में अभी तक ये बैलेंस क्रेडिट हुआ ही नहीं हुआ, तो बैंक में बैलेंस कितना शो कर रहा है, 10,000 शो, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है केस बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आने का, ठीक है। तो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक हमने तो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। आप देखो यहाँ पे अगर गलती देखें, दोनों की गलती नहीं। हमारी अकाउंटेंसी क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में चलती है, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ उस डेट को एंट्री करनी जरूरी है। तो हमने आज 28 तारीख को जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, चेक बैंक में डिपॉजिट करवाते हमने एंट्री कर दी हमारी केस बुक में। लेकिन बैंक में अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ, तो बैंक ने भी इसको क्रेडिट नहीं किया। अब बैंक की भी इसमें मिस्टेक नहीं, क्योंकि अभी तक वेरीफाई नहीं हो तो वही नहीं, तो उस पर क्रेडिट कैसे कर देगी। तो ये टाइमिंग का फर्क आ गया। कुल मिला के केस बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये एक रीजन रहा, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिट बाय, ठीक है। और कौन सा रीजन है, दूसरा सेकंड है चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक हमने इश्यू कर दिया लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। वापस वही एग्जांपल है, जैसे कि मान लो मैंने किसी राजन को या कोई मोहन को मैंने एक चेक दिया, मैंने चेक दिया 3000 का, तो आज की डेट को मैंने चेक दिया, तो मैं तो आज ही एंट्री करूंगा 3000 इस साइड में। तो मेरे हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए, 7000। लेकिन आपको पता हो तो अगर मैं आपको एक चेक दे दूं तो ये 3 महीने तक वैलिड होगा, मतलब 3 महीने में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। मैंने जिसको चेक दिया उसने चेक बैंक में लगाया ही नहीं, वो कहीं पे आउट ऑफ ट्रांसफर चल गया, उसने सोचा भी वापस आके लगा देंगे, महीने 1.5 महीने तक उसने चेक लगाया ही नहीं, लेकिन हमने एंट्री कर दी। तो हमारे हिसाब से बैंक में बैलेंस कितना होना चाहिए, 7000, और बैंक में बैलेंस वास्तव में कितना है, 10,000, ठीक है। तो चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक आपने भी इश्यू कर दिया तो आपने भी एंट्री कर दी, तो आपके हिसाब से बैलेंस डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन बैंक में अभी तक ये चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया है, ठीक है। तीसरा डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। अगर मान लो कोई कस्टमर आपकी बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा करवा देता है तो बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया,
लेकिन हमने अभी तक एंट्री नहीं की तो हमारे केस बुक में बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा, तो दोनों मैच नहीं हो पाएंगे। तो डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर, ठीक है। हम गुड सोल्ड किया हमने किसी को, और एक इंडिविजुअल बात नहीं है, कंपनी या एक बिजनेस की अगर अपन बात लें तो बहुत सारे चेक होते हैं जो डायरेक्ट लगते रहते हैं, ठीक है। और हमें हमारे तक इंफॉर्मेशन अगर नहीं पहुंच पाती है और हम अगर केस बुक के अंदर एंट्री नहीं करते हैं तो केस बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस के अंदर डिफरेंस है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। इसके बाद में एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक। अगर बैंक ने कोई एक्सपेंसेस पेड कर दिया तो बैंक बैलेंस पासबुक में तो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन केस बुक में अगर हमने एंट्री नहीं की तो केस बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाएगा। फिफ्थ है इंटरेस्ट और चार्ज डेबिट बाय बैंक, डेबिट बाय बैंक। अगर कोई इंटरेस्ट, कोई लोन का इंटरेस्ट या कोई सर्विसेज के चार्ज बैंक ने आपके अकाउंट से डिडक्ट किया है यानी कि डेबिट किया है, ठीक है, तो बैंक बैलेंस पासबुक में तो डिक्रीज हो गया लेकिन केस बुक के अंदर डिक्रीज नहीं हुआ, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट और डिविडेंड क्रेडिट बाय बैंक। इंटरेस्ट या कोई डिविडेंड बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया मतलब डिपॉजिट किया है तो आपका बैलेंस तो यहाँ पर तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन तो केस बुक के अंदर इंक्रीज नहीं हो पाया, तो डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि आपके बैंक में अगर डिपॉजिट है तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, और कोई कंपनी में अगर मान लो कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां से अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है तो बैंक ने वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस पासबुक में तो इंक्रीज हो गया लेकिन केस बुक में इंक्रीज नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड क्रेडिट बाय बैंक, ये चीज समझ लेना भाई। बैंक अगर डेबिट करती है इसका मतलब बैंक में बैलेंस डिक्रीज हुआ, और बैंक अगर क्रेडिट करती है मतलब बैंक में बैलेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद में सेविंग है चेक not sent into bank but pass entry in case। चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाया, चेक नॉट सेंट इनटू बैंक, चेक बैंक में भेजा ही नहीं और गलती से पासबुक में ये केस बुक में एंट्री कर दी, बट पास एंट्री इन केस बुक। केस बुक में आपने लिख दिया कि हाँ चेक बैंक में जमा करवा दिया लेकिन बैंक में भेजना ही भूल गए, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री पास इन केस बुक, जस्ट उल्टा हो गया कि चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो यहां पे तो बैलेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है, लेकिन केस बुक में एंट्री करना भूल गए, यहां पे लिखना भूल गए, तो दोनों बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा। और रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक, बैंक गलती से आपके खाते में अगर जमा कर दे पैसा गलती से, और रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, बैंक गलती से आपके खाते में विड्रॉल कर दे, ठीक है। तो ये 10 ऐसे ट्रांजेक्शन है जो जनरली आपके क्वेश्चन के अंदर आते हैं, तो इनका ध्यान रखना आपको, यही आपके डिफरेंस के मेजर रीजन है, ठीक है। और कुछ एक दो एक्स्ट्रा आ जाते हैं उसको अपन देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जनरली क्वेश्चन के अंदर जो ट्रांजेक्शन आते हैं जिससे केस बुक और पासबुक का बैलेंस डिफरेंस हो सकता है वो ट्रांजेक्शन में नहीं आते, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। ये 10 ट्रांजेक्शन है जो केस बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच नहीं होने देते, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो अपन लेंगे उस वीडियो के अंदर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट किस हिसाब से उसको बनाना है, इसमें से कौन से प्रॉफिट है कौन से लॉसेज है वो सारी चीजें, ठीक है, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, और वास्तव में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार होता कैसे है वो चीज अपन देखेंगे।
ठीक है, तो इस वीडियो में तो अपन इतना ही लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे लेंगे।